Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson. So please take out your book and open the page number 61. The chapter is Second Urbanization. From the 1st century BCE to about the 4th century BCE, India underwent huge transformation. During this period, iron was widely used, and this period is known as the Second Urbanization. So let's start with the reading portion now. During this period, there was a sprint in the agriculture production, which led to the emergence of many towns and cities. This phase also opened up a network of internal and overseas trade routes. It saw the introduction of currency and witnessed the development of numerous arts and crafts, including ceramics. बेटा जो हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो एकदम से बढ़ गई, एकदम से इंक्रीज होने लग पड़ी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग पड़ी तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, बहुत से टाउन और सिटीज़ भी एमर्ज करने लग पड़े, बनने लग पड़े। और ये फेस, इसने एक और फेस को ओपन किया, एक और चीज़ को ओपन किया। उससे क्या हुआ कि इंटरनल आपस में ही लोग ट्रेड करना शुरू करने लग पड़े, और ओवरसीज जो दूर समुद्रों में जाके दूसरे देशों में जाके भी ट्रेड चलने लग पड़े, ट्रेड रूट रास्ते बनने लग पड़े। इसके साथ ही क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। किसका इंट्रोडक्शन हुआ? करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ। और साथ ही साथ लोगों ने विटनेस किया, देखा, क्या देखा, डेवलपमेंट हुई। न्यूमरस बहुत तरह की आर्ट की होगी, क्राफ्ट की होगी, चाहे उसमें हम सेरामिक्स को भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर production. There was many factors which led to the increase in agriculture production. These were, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लग पड़ी। और उनमें से कौन कौन से हैं? ये हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन, बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी की बात करें कि आयरन का जो दौर आ गया। अब आयरन, लोहा यहाँ पे यूज़ होना शुरू हुआ। कब हुआ? Iron came into use in India is in about 1000 BCE, and it was increasingly used after 500 BCE. The use of iron was of vital importance for the expansion of the agriculture. Iron axes were now used in clearing the thick forest, and iron-tipped ploughshares plugged the land better. जब लोहा कब शुरू हुआ हमारे इंडिया में यूज़ होना? 1000 BC के अराउंड तो वो आ चुका था, और सबसे ज़्यादा जब यूज़ होना शुरू हुआ वो था 500 BCE से स्टार्ट हो गया। और आयरन की क्या ख़ास बात थी, लोहे की क्या ख़ास बात थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी बनी होती थी और लोहे के जो हल के बनाए होते थे उससे क्या, अब जंगल वगैरह भी साफ़ करने के काम आते थे, और साथ ही साथ खेतों में खेत के काम भी वो लोहा ही आता था, इसके कारण क्या हुआ? बेटर इरिगेशन हुई। लेट्स स्टार्ट विद द बेटर इरिगेशन नाउ। दिस वाज एसेंशियल फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। द किंग फंडेड द डिगिंग ऑफ कैनाल्स, वेल्स, टैंक एंड आर्टिफिशियल लेक। दिस वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स। अब बेटर इरिगेशन कैसे हुआ कि जो प्रोडक्शन जब अच्छी कैसे हुई कि लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कैसे कि जो केनाल बननी शुरू हुई, चाहे हम कुएं की बात करें, चाहे नहरें की बात करें, चाहे टैंक बनाए हो या आर्टिफिशियल नदियाँ बनाई हो, वो किसके कारण हुए? कौन से टूल यूज़ किए गए हैं इसमें? वो सब टूल्स थे आयरन के टूल्स, जो आयरन के टूल्स बने हुए थे। तो जब ये दोनों ही चीज़ें हुई तो इंट्रोडक्शन हुआ आयरन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद बेटर इरिगेशन होना शुरू होगी। तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या है? बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक। अब टेक्निक कौन सी यूज़ हुई है? Farmer began to use method of transplantation in which seeds were first sown, and once the sampling started to grow, they were transplanted into the field. तो टेक्निक क्या सर? फार्मर, अब किसान कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, पहले सीड को लगाया जाता है, बीज को लगाया जाता है, और जब वो उसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाता है उसको फिर खेतों में लगा दिया जाता है, ताकि पेड़ वो जब फसल वो आसानी से उगाई जा सके। नेक्स्ट वन इज पीपल ऑफ द villages. In southern India, there was
There were three categories of people in most of the village. The large land owners who were called villalar, farmers were known as uzhavar, and landers were also slave called kadiasar and adima. In northern India, the village headman was the grama bhojka. The farmers were known as the grahapatis, and landless labor were the dasaha karmakara. The grama bhojka was the largest landowner. His position was hereditary. He collected taxes on the behalf of the king. He also employed slaves and landless labor to work on his field. He was also judge and settled disputes in the village. जब हम साउथर्न इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे विलेज में लोग कितनी कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरी के होते हैं। जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है वो बेलालर कहलाते हैं, और जो किसान होते हैं वो उजवर कहलाते हैं। थर्ड कैटेगरी किसकी होती है? थर्ड कैटेगरी में लेबर आती है और स्लेव्स आते हैं। लेबर को हम कादियाहर कहते हैं, और जो स्लेव्स होते हैं उसको अदिमाही कहते हैं। और उसी के दूसरी तरफ चले जाए, नॉर्थ इंडिया में आ जाए, तो वहाँ पे जो विलेज का हेडमैन होता है, जैसे आज के दौर में सरपंच होता है, राइट, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते थे ग्राम वजका कहते थे। और जो फार्मर, जो किसान होते थे, उनको गृहपतिस कहते थे। और जिनके पास कोई भी ज़मीन वगैरह नहीं होती थी, लैंडलेस लेबर को हम कहते थे दासह कर्म करा, ठीक है। और जो ग्राम भोजका होता है वो लैंड और लार्जेस्ट लैंड ओनर होता है। लार्जेस्ट मतलब जो गांव में जिसके सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी, और वो पोजीशन किसके पास होती है? वो पोजीशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और उसके पास क्या राइट होता है? वो ऑन द बिहाफ ऑफ किंग, राजे के बिहाफ पे क्या लेता है? टैक्स कलेक्ट करता है। किनसे करता है? गाँव के लोगों से। और साथ ही साथ उसने स्लेव्स, नौकर वगैरह भी रखे होते हैं, और लेबर भी रखी होती है जो उसके खेतों में क्या करती है? काम करती है। और साथ ही साथ वो जज भी होता है अपने गांव का। अगर कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है गांव के लोगों के बीच में, तो उसका सेटलमेंट कौन करता था? ग्राम भोजका ही उसके सेटलमेंट डिस्प्यूट को सोल्यूशन करता था। नेक्स्ट वन इज द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। Many of us must have read the Jhatka tales. These are the collection of short stories probably written by the common people. According to these texts, there were a variety of occupations, both rural and urban. Apart from farmer, cattle herder, and trader, there were washermen, barber, tailor, painter, cooks. The urban professional includes scraps, physicians, accountants, and money changers, entertainer, and fortune teller. The artists included ivory worker, metalsmith, weavers, carpenter, and potter. This is archaeological evidence also. Most of the cities were fortified. Many terracotta figurines have been found in the Rajgara. The former capital of Magadha monasteries have been excavated at various places, including couple Vastu drains, wells, bricks, stains found in the Ujjain indicate some kind of town planning. Archaeologists have found ring wells in the many cities. These are the terracotta rings arranged on top of one another. These seems to be have made for the disposal of dirty water or toilets. तो बहुत सारी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? हमने सबने झटका टेल्स के बारे में पढ़ा होगा। वो एक्चुअल में है क्या? वहाँ पे कलेक्शन है किसकी? शॉर्ट स्टोरी की। और प्रोबेबली माना जाता है कि वो कहानियाँ किन्होंने लिखी है? वो कॉमन पीपल, आम लोगों ने ही लिखी है। उन टेक्स्ट के मुताबिक क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, चाहे रूरल में रहता हो कोई, चाहे अर्बन में रहता हो, मतलब गांव में रहता है या सिटी या टाउन में रहता है। उसके साथ ही साथ क्या थे? वहाँ पे किसान थे, कैटल हर्डर जो पशु चराने वाले होते थे, ट्रेडर जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं, और साथ ही साथ वाशर कपड़े धोने वाले, बार्बर जो बाल काटने वाले, टेलर, पेंटर, कुक्स, सभी के बारे में उसमें दिया होता है। और साथ ही साथ अर्बन में प्रोफेशनल क्या थे? स्क्राइब थे, फिजिशियंस थे, अकाउंटेंट, मनी चेंजर, एंटरटेनर एंड फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर कौन होते हैं? जो आपका भविष्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्टन भी इंक्लूडेड, आइवरी वर्कर, मेटल स्मिथ, वीवर, कारपेंटर एंड पोटर्स। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हों, चाहे लोहे के सामान बनाने वाले हों, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड थे।
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी बताते हैं कि जो भी सिटीज़ थी वो फोर्टिफाइड की हुई थी। उनमें क्या था, टेराकोटा फिगरेंस मिलती थी जो कहाँ पे, राजगृह के उसमें मिलती थी। और जो क्या थी, वो कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी? मगधा की कैपिटल थी। और साथ ही साथ मोनेस्ट्रीज भी निकली हैं, जहाँ बहुत सारी प्लेसेस में, चाहे कपिल वस्तु वहाँ पे क्या मिला है, ड्रेन्स मिले हैं, वेल्स मिले हैं, जो ब्रिक्स टैंक्स मिले हैं, जिनका उसे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे क्या थी, टाउन प्लानिंग की गई हुई थी, जिससे वो अपना सारा का सारा टाउन जो बनाया होता उसकी प्लान करके बनाया गया होता था। आर्कियोलॉजिस्ट में और भी बहुत से एविडेंस मिले हैं, जैसे कि रिंग वेल्स मिले हैं सिटीज़ में, टेराकोटा रिंग्स मिले हैं टॉप ऑफ द अनदर। इससे क्या इंडिकेशन जाता है? इससे इंडिकेशन ये जाता है कि वहाँ प्लान्ड जो टाउन प्लानिंग की गई थी, उसका जो पानी, जो भी गंदा पानी होता था, चाहे डर्टी वाटर हो चाहे टॉयलेट हो, उसकी डिस्पोजल के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई थी। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक और आता है, वो है क्वाइंस। Pali texts contain the first definite reference to coin. Archaeologists have found thousands of coins from many sites. They were made of copper or silver and the design was punched on the metal. These are called punch-marked coin. The use of coin had important implications for trade. जब हम कॉइन की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे रेफरेंस हुआ है कॉइन का? पाली टेक्स्ट में दिया था। और आर्कियोलॉजिस्ट भी ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन पाए गए हैं बहुत सारी साइट्स में से। और उनमें से ज़्यादातर जो हमारे कॉइन्स हमें मिले हैं वो कौन से हैं? या तो कॉपर के बने हैं या सिल्वर के बने हैं। और उनके ऊपर डिज़ाइन कैसा है? मेटल के ऊपर डिज़ाइन पंच करके किया हो, किसी की मार के किया हो, वैसा डिज़ाइन बनाया गया था। और ऐसे कॉइन्स को हम कौन से कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। और इन कॉइन्स का क्या इस्तेमाल होता था? इन कॉइन्स को हम मतलब वहाँ के लोग जो अर्ली ह्यूमंस थे उन वहाँ लोगों के बारे में बात करें हम, वहाँ पे वो ट्रेड, खरीदना और बेचने के काम पे वो लगाते थे उन सब कॉइन को। आफ्टर कॉइन वी विल गोइंग टू रीड अबाउट क्राफ्ट्स। Pottery of a different kind has been found in the northern part of the subcontinent. This pottery had a shiny, glossy surface with mirror effect. This pottery is called northern black polished ware. The discovery of some pots made by joining broken pieces indicate that pottery was of an expensive kind. Historians have concluded that people of settlement were rich. Another important craft was manufacturing of cloth. Both men and women were involved in this activity. Two important centers were Varanasi in north and Madurai in the south. जब हम क्राफ्ट की बात करते हैं तो पोट्री जो है वो हमें अलग तरह की मिलती हैं। कहाँ पे मिली है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट में मिलती हैं। और ऐसी जो पोट्री थी वो किस तरह की थी? शाइनी थी। उनका सरफेस कैसा था? उनका सरफेस ग्लॉसी था। और साथ ही साथ इन सब के साथ उस पर किस तरह का इफेक्ट होता है? मिरर जैसे शीशे की तरह इफेक्ट भी उस पर होता था। और इस पोट्री को क्या कहते थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे उसको। और ये डिस्कवर कहाँ हुए? ये पॉट्स हमें जो ज्वाइनिंग ब्रोकन पीसेस में मिले, जिसके कारण क्या था, पता चलता है कि जो पोट्री थी वो बहुत ही महंगी चीज़ थी, महंगा सामान था। और इसी के साथ हिस्टोरियन ने क्या कंक्लूडेड किया? हिस्टोरियन का मानता था कि जो वहाँ के लोग थे जो खरीदते थे वो बहुत ही रिच थे। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग, किसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े बनाने का। उसमें मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही मिलके ये काम करते थे। और ये कहाँ पे इनके इम्पोर्टेंट सेंटर पाए गए हैं? एक तो वाराणसी है नॉर्थ में, और साउथ में जब देखते हैं तो वो है मदुराई में, किसका? इम्पोर्टेंट क्राफ्ट फैक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पाया जाता था। नेक्स्ट वन इज गिल्ड्स। क्राफ्ट्समैन एंड artisans formed association called guilds or shrenis. The enormous manufacturing activity was maintained by these guilds. Some guilds organized their own distribution system. They owned a large number of boats to transport goods from various ports. Guilds have their own laws regarding organization, production, fixation of the prices of commodity, etc. They settle dispute among members. They also provide training and procure raw material. They also serve as a bank. The rich people deposit money and earn interest. The guild loaned money to artists and merchants.
The tax paid by the guild formed an important source of income to the state. तो सबसे पहले है कि गिल्ट होते क्या हैं। उस समय में गिल्ट को श्रेंस भी कहते हैं। वहाँ पे कौन होते हैं, क्राफ्टमैन हो गए या आर्टिस्ट हो गए, उन्होंने क्या एसोसिएशन बनाई थी, उसको हम गिल्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इनॉर्मस बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, उसको मेंटेन करता है, कौन करता है, यही गिल्ट करते हैं। और कुछ गिल्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, खुद ही वो चीज़ें बना के और बेचते हैं। और उन्होंने क्या रखे होते हैं, उनके पास बहुत ही सारी बोट्स होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, सामान अलग अलग पोर्ट्स पे लेके जाते हैं। गिल्ट के अपने लॉ होते हैं, जैसे किसके रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की, वो काम कैसे करेंगे, प्रोडक्शन किस तरह वो सामान बनाएंगे, और प्राइसेस कॉमोडिटी के भी वो खुद ही फिक्स करते हैं। और कभी कभार अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बीच मेंबर के, तो उसको सेटलमेंट भी वही करते थे। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग देते थे, किसके लिए ट्रेनिंग भी देते थे, और रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, किसी ने खरीदना है या बेचना है, वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ वो बैंक दे सर्व्ड एज ए, वो खुद ही एक बैंक की तरह भी काम करते थे। वहाँ पे जो अमीर लोग होते थे वो पैसे जमा करवाते थे, और अपने पैसे जमा करवाने के साथ ही उनको क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। गिल्ट क्या लोन भी देता था, किनको, आर्टिस्ट को, मर्चेंट को लोन भी देता था, और वो टैक्स पेड करते थे। गिल्ट जो थे वो खुद भी टैक्स पेड करते थे, इसलिए जो स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो जाता था, एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है, किसका, इनकम का। If you have any doubt, please comment your doubt in the comment section. Thank you.